हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा जो 2019 में होता फरवरी में, और ये 2017 की मुख्य परीक्षा है जो कि कंडक्ट हुई थी 17 फरवरी 2019 को। और ये संपूर्ण हल प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व पेपर देखेंगे जो कि 17 फरवरी को हुआ था। और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम हुए हैं 2010 से 2017 तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 पेपर मिलेंगे आपको, और जो कि आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए फ्रेंड्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पे साझा अवश्य करें। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्टडी विद एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बैकाल, एशियन फेडरेशन, मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, तंगानिका अफ्रीका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैकाल एशियन फेडरेशन में है, मलावी अफ्रीका में है, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में है। यहाँ पे एशिया ना होके अफ्रीका होना चाहिए, अफ्रीका, और तंगानिका अफ्रीका में है ही। तो ऐसे आपको इतनी चीजें पता चल जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश यानी किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रही? अंडमान निकोबार की ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में 2021 की जो जनगणना होने वाली है, तो हमारे जो जनगणना आयुक्त हैं, मुख्य जनगणना आयुक्त कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जोशी है कोई, मैंने आपको हिंट दे दी और आप मुझे बताइएगा। अंडमान निकोबार में जो कि जनसंख्या घनत्व है 46, लक्षद्वीप में 2149 है, दमन द्वीप में 2191 है, दादर नगर हवेली में 700 है। यहाँ पे 700 है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में 46 है, और लक्षद्वीप में 2149 है, दादर नागर हवेली में दमन और दीव में 2191 है। और जो दीव है भारत का पहला जो सौर संचालित जिला माना गया है, और क्वेश्चन आ भी आया है, ये आने की संभावना भी है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अभी देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया, अब यहाँ पे देश से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो मंगोलिया क्वेश्चन है, कभी राज्य से बना लेते हैं, कभी देश से, और कभी विश्व से। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कभी कभी जिले से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आ जाएगा तो जिले से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंगोलिया। और एक यहाँ का जो पर्वत है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 2030 तक हम 575 मिलियन शहरी आबादी वाले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादर नागर हवेली की। और यहाँ पे दादर नागर हवेली की बात की जाए जो 76.2% है, और पुडुचेरी की बात की जाए तो 85 है, 85.8। चंडीगढ़ की बात की जाए तो 86 है, 86.6। और दमन दीव की बात की जाए तो 87.1 है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो 91 है। तो यदि सबसे ज्यादा पूछी जाए किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता है, तो लक्षद्वीप आप लगाइएगा। आ सकता है क्योंकि सबसे कम पूछा गया है, तो हो सकता है सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए। आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 86.2 है 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली। अब 2 और केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए हैं भारत में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? आप सोच सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दमन दीव, लिंगानुपात की बात पूछी गई जो कि 618 थी दमन दीव की। और जितने भी हैं लिंगानुपात से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जल्दी ही। भारतीय संविधान का भाग 16 क्या संबोधित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी सही हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और जैसा कि प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई किस भाग में है ये,
तो पूछा जा सकता है भाग 14A में है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की जाए तो यहाँ पे भाग 16 में है। संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की जाए तो भाग 14 में है। और वित्त या संपत्ति संविदायवाद की बात की जाए तो भाग 12 में है। ऐसे आपको याद करना है। वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो काफी बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता है। अनुच्छेद 197 एक खा के अनुसार, ये भी कभी पूछ लेता है। इसके अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी सी बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 326 आर्टिकल है और किस संविधान संशोधन के तहत होता है? 61वें संविधान संशोधन के तहत होता है। और 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी जाती है वयस्क मताधिकार के लिए, उम्र घटा दी जाती है। और कभी कभी इसका वर्ष भी पूछ लेते हैं तो 1989 हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की इसी वर्ष सेकंड राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? उर्दू, तो उसे दर्जा दिया जाता है उर्दू को उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद होना चाहिए, उर्दू। अगला प्रश्न है, कूट दिया गया है और यहाँ पे समितियां हैं, वर्ष पूछा गया है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई है, कुछ आर्टिकल रह गए हैं, जैसा कि आर्टिकल 323 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। और आर्टिकल 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, यानी आप किसी को अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं निर्वाचक नियमावली में कि आप शेड्यूल कास्ट हैं या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो इस कारण से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। और 324 में क्या कहा गया? 324 में निर्वाचकों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यानी जो भी है निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, जो भी है निर्वाचन से संबंधित चीजें जो इनका नियंत्रण होगा, सब निर्वाचन आयोग के मध्य होगा। और अगला है ये समितियां, पीके थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में आई थी, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। बी आर मेहता समिति कब आई थी? 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। और एम एल सिंघवी कब आई थी? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम के गांधी के सुझाव थे ये पंचायती राज। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना। ग्राम स्वराज का तात्पर्य है कि गांव के लोगों की ऐसी सरकार जो हर साधन संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके, जो कि 73वां संविधान संशोधन होता है। और 24 अप्रैल 1993 को संशोधन होता है और एक नया भाग जोड़ा जाता है, नवा, पहले 8 थे भाग और एक नया भाग अब जोड़ा जाता है 9, जिसमें पंचायत का जिक्र किया जाता है। और इसके द्वारा अनुच्छेद जोड़ा जाता है, आर्टिकल जोड़ा जाता है, कौन सा? 243। तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। भाग 9 है, आर्टिकल 243 है और 73वां संविधान संशोधन है, आर्टिकल 243 है। और 24 अप्रैल 1993 में कहाँ से चालू होता है ये? राजस्थान के नागौर जिले से, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है? तो सभी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि बिक्री कीमत में वृद्धि होगी तभी लाभ होगा। और बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, परिवहन के साधनों की कम संख्या गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता। तो परिवहन से कोई संबंध ही नहीं, निरक्षरता स्तर माना जाता है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी होगी तब भी माना जाता है, निर्धनता से संबंधित है, गरीबी से ही संबंधित है, रोजगार के अवसरों की कमी ये भी इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय गतिविधियां, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आयात कर से संबंधित क्या क्वेश्चन है?
व्यापार की मात्रा को या घटाता है। आयात कर जो होता है व्यापार की मात्रा को घटाता है। यदि आयात करने पे आप ज्यादा कर लेंगे तो व्यापार की मात्रा घट जाएगी। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष पूछा गया 1994 में। वर्ष 1994 में भारतीय रुपये चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनशील बना दिया गया था। और अगला प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी जो कि अप्रत्यक्ष कर है और कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और कितने करों को एक साथ कर दिया गया? 17 करों को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सभी 17 करों को एक कर से विस्थापित कर दिया गया था और लागू 1 जुलाई 2017 को होता है। अगला प्रश्न है, उरुग्वे दौर किसके संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आयोग ने इसका जो आंसर माना था, दोनों ही माना था, WTO और गैट, GATT। तो गैट है ये। गैट और उरुग्वे दौर यानी कि 1989 से 93 तक होता है, विश्व व्यापार संगठन को जन्म देता है उरुग्वे समझौता। गैट के द्वारा WTO बनता है। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मार्कश, जो कि कहाँ पे? उरुग्वे में, 1986 से 94 के फाइनल एक्ट पे अपने हस्ताक्षर करते हैं और इसकी स्थापना गैट के स्थान पर की जाती है WTO की। इसी प्रकार 1948 में स्थापित गैट का स्थान लेता है। 1 जनवरी 1995 में WTO ने स्थान लिया, यानी स्थापना WTO की डायरेक्ट पूछी जाए तो कब होती है? 1 अप्रैल 1995 को। 1995 को WTO की होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? वित्तीय गतिविधियां के अंतर। अभी मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभियांत्रिकी वस्तुएं, जो कि 26% का योगदान करती हैं भारत के निर्यात में। शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके? निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं? भाई निर्यात में आयात घटा दोगे तो शुद्ध निर्यात निकल आएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, FW टेलर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? आयाम में ध्वनि मापी जाती है। और जो दूरदृष्टि, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में पर बनता है? किस पे बनता है? ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे बनता है। ये साइंस के प्रश्न होंगे। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। किसके कारण नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। तो न्यूटन के तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। पहला है जड़त्व का नियम, जिसमें किसी गाड़ी पे आप खड़े हैं तो अचानक ब्रेक लगती है, झटका लगता है तो आप आगे की ओर झटका लेते हैं। दूसरा है, एक जब प्लेयर है कैच ले रहा है तो फोर्स यानी कि प्रेशर ना लगने के लिए वो जो बॉल होती है उसको हाथ से पीछे की ओर लेता है तो आराम से कैच ले लेता है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। और तीसरा क्रिया का प्रतिक्रिया बल। ऐसे तीनों नियम आपको पता हो जाने चाहिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पे आपको इस बार इससे भी क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय जंतु विज्ञान, क्योंकि जो रोग से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु से नहीं, क्योंकि ये जो 6 रोग होता है यानी टीबी है, ये कैसे होता है? जीवाणु जनित है। और टर्बुकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, माइक्रो बैक्टीरिया टर्बुकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और खसरा, रेबीज, पोलियो एक वायरस जनित रोग है। जो इसके वायरस के नाम क्या है? जैसे कि खसरा मोरबिली वायरस से होता है, रेबीज रेब्डो वायरस से होता है, पोलियो माइलाइटिस वायरस से होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से त्वचा में बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं वहां पर भी पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। और विटामिन से आपको सेपरेट वीडियो दे दिया जाएगा, उनके जितने बेसिक विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल। तो इस तरह से विटामिन के जितने भी तुम्हें रासायनिक नाम बता दिए जाएंगे यहाँ पे आपको। अगला प्रश्न है, कूट है कथन कारण सॉरी पर्यावरण से है, तो यहाँ पे दिया गया है, कथन में दिया गया जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण में दिया गया जीवमंडल में पदार्थ के प्राथमिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे कथन ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो बिचौलिया का कार्य क्या होता है? उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो घटक होते हैं अजैविक और जैविक घटक होते हैं आपस में संबंधित, एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत की क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किनसे निकलती है? वर्तमान में जो एसी वगैरह यूज हो रही हैं इनसे सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण हो रही है। और ये कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं के मिलने से बनता है। और रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, फ्रिज में होता है, परंतु इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस से ओजोन का काफी क्षय होता था। तो क्रमबद्ध रूप से इन उपकरणों में सुधार किया गया। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, और जितनी भी सब हरित गैस है, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मगर कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन। और ओजोन से जो संधि हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हरित गैस जो भी हैं, ग्रीन हाउस गैस है, वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी होती हैं, उनमें जो प्रमुख हैं सबसे ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उसके बाद CFC है, फिर मेथेन, जल वाष्प, ये सब शामिल हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यह केवल जंगली हाथियों के कारण कल्याण पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है। यह 1991-92 में शुरू किया गया है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। 1992 में ये चालू किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहां पर की है? चेन्नई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। नॉर्वे के साथ जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जाएगी। लखनऊ से यानी प्रादेशिक क्वेश्चन होंगे। लखनऊ महानगर से संबंधित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही हैं इसके ऑप्शन। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब जो असाफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो कि शहरी क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पे। और जो असाफुद्दौला है वर्ष 1975 में इसकी स्थापना करते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को मनाती है शोक वर्ष के रूप में? शोक के रूप में थारू जनजाति, और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर क्षेत्र में 5 जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और वाराणसी से क्वेश्चन आता है, साग-भाजी अनुसंधान यहाँ पे है। और लखनऊ में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। और अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान यानी कि जो मछलियों से अनुसंधान केंद्र है वो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। आल्हा एक लोकप्रिय गीत है, किस क्षेत्र का है? जो कि बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है आल्हा। और अगला प्रश्न है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 85% है मेथा ऑयल में। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85% है। मेथा की खेती कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है मेथा ऑयल के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में
सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है। बरेली महत्वपूर्ण है। सुरमा बरेली में होता है। ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, आजमगढ़ का निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए उद्योग के लिए है। कत्था बरेली में होता है। बांसुरी पीलीभीत प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद जो कि बिजनौर में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वाराणसी। देखिए क्वेश्चन बदल सकते हैं मगर ऑप्शन देखिए वही है, 3 और 1 बदल दिया गया। यहाँ पे क्या है? बकरियों से संबंधित है अनुसंधान केंद्र आगरा में, चमड़ा से संबंधित अनुसंधान है। और अगला प्रश्न है कूट है। यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन, अभी मैंने आपको बताया ब्लैक पॉटरी निजामाबाद। और चीनी मिट्टी के बर्तन ये पूछा गया था। खुर्जा में पीतल शिल्प कृति मुरादाबाद में है। शीशा फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हैं हमारे तो आपको मोर देन, यदि 140 सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन आते हैं तो आपको 120 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, और हिंदी के 55 प्लस देखने को हमारे वीडियो से मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है जो कि विविधि से है और हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स हमने समसामयिकी क्वेश्चन नहीं लिए हैं करंट के, क्योंकि 2017 का था और अब 2020 चल रहा है, तो करंट के क्वेश्चन कोई ज़्यादा अभी जरूरी नहीं है। करंट का करंट के हिसाब से आपको देंगे। यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ नागालैंड यहाँ पे 1962 दिया है, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। और नागालैंड की स्थापना जो होती है अस्तित्व में आया 1963 में, इसलिए क्वेश्चन विवादित हो गया था। झारखंड 2000 में बना, तेलंगाना 2014 में बना, सिक्किम 1975 में बना। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो आप सभी को पता होगा 12 वर्ष में, और अर्धकुंभ 6 वर्षों में। तो इन दोनों को नाम परिवर्तित कर दिया गया है, कुंभ को महाकुंभ कर दिया गया है और अर्धकुंभ को कुंभ कर दिया गया है। ये चीज आपको याद करना है। कुंभ केवल है तो 6 वर्ष लगाइएगा। और कहाँ कहाँ ये आयोजित किया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कहाँ कहाँ लगते हैं? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है और कुंभ 6 वर्ष के अंतराल में लगता है, जिसे अर्धकुंभ कहते हैं। अगला है यहाँ पे प्रकाशक और समाचार पत्र है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा। अगला है सूची है, 1-2 को मिलाना है। अष्टाध्यायी पढ़िम, ऑप्शन नंबर 4। महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क, वर्तिका, कात्यायन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है स्तूप कहाँ पे है? सांची में है। चित्रकारी कहाँ पे है? चित्रकारी भाग से संबंधित है। और कनिष्ठ की श्रीविहीन मूर्ति कहाँ पे है? मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? पटना। और इसे कब बनाया गया? डॉल्फिन को भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया क्योंकि ये नेत्रहीन होती है, और 5 अक्टूबर 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया? सोच सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग सभी को पता है, पृथ्वी शा अभी हाल ही में बनाया है, सौरभ गांगुली भी हैं और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंचाई नहीं डालता है। चिकित्सीय देखभाल डालता है, शिक्षा प्रशिक्षण, क्योंकि ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं THE द MI या द IM कह सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। द से यानी कि T से क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग, S से हेल्थ स्वास्थ्य हो जाएगा, E से एजुकेशन और M से माइग्रेशन जिसे प्रवचन कहते हैं, और I से इंफॉर्मेशन। 5 होते हैं ये मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं जो कि महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। अगला है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? पहली चीज तो मैं बता दूं NCR में जो नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र है इसमें 24 जिले हैं, और सबसे ज्यादा किसके हैं?
सबसे ज़्यादा है हरियाणा के 13, दिल्ली का 1, उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश का नहीं है एक भी, राजस्थान के हैं 2। राजस्थान के 2 कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। राजस्थान के 2 हैं, तो कितने हो गए? 13 2 15, 1 16, 16 और 8 24, टोटल मैंने आपको बताया 24। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से आपको ये याद करना है, कभी ये पूछ लेता कौन सा शामिल नहीं है, जिले से पूछ लेते हैं। तो 13 उत्तर प्रदेश के 8 कौन कौन से हैं? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। तो इसे आप याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए, इसे क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। इंद्रप्रकाश एमजी रनाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक और इंडियन मिरर देवेंद्र टैगोर। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है 1910 में लिखा गया था, किसके द्वारा? सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा, मुंबई में प्रकाशित हुआ था। फिरोज शाह मेहता, FS मेहता, फिरोज शाह मेहता 1910 में। कहाँ से? बॉम्बे क्रॉनिकल है, तो इससे नाम से ही पता चल रहा होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले से एक प्रश्न आता है कि ये किसके राजनीतिक गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। तो फ्रेंड्स, आज के जो 2017 का पूरा सॉल्व पेपर हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगला सॉल्व पेपर आपको जो मिलेगा हिंदी का मिलेगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सब आपको यहाँ पे हल करा दी जाएंगे, वो भी डिटेल से। और एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी में तो 60 में 60 क्वेश्चन हमसे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और वीडियो को साझा करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।